सवाल बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कावड़ मेले को लेकर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्य सचिव, गढ़वाल आयुक्त सहित उत्तराखंड के कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। आपको बताते चलें कि अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। कावड़ मेले को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल हर साल कावड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम करने को लेकर ये बैठक भी आयोजित की गई और साथ ही सीएम धामी का हरिद्वार दौरा भी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर हरिद्वार पर सीएम धामी पहुंचे हैं। कावड़ मेले को लेकर एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी सहित में कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी सहित कई जिलों में येलो अलर्ट को जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, पौड़ी सहित कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट और कई इलाकों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार हो रही झमाझम बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी सहित कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी सहित कई जिलों में येलो अलर्ट को जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चलें कि लगातार हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अब ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी सहित तमाम इलाकों में अलर्ट को जारी किया गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आपको बताते चले कि पत्रकार वार्ता की है, इसे आस्था पर चोट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले वैदिक परंपरा के विपरीत 4 शंकराचार्यों के अलावा अपने दर्जनों शंकराचार्य बनाए। इसी तरह से अब ज्योतिर्लिंगों की भी महिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ईश्वर मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे, जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं। उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 4 धाम विराजते हैं, और आप उसको डेंट पहुंचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाजियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिसकर्मियों की हो रही वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने निंदा करते हुए कहा कि प्रशासन और सरकार करतार सिंह बढ़ाना के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है। जिस तरह से महिलाओं को धक्का देकर पोलिंग बूथों से भगाया गया है, ये काफी निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने 13 जुलाई को होने वाली मतगणना को लेकर भी आशंका जताई है। मतगणना के समय भी प्रशासन की तरफ से बड़ी बेईमानी हो सकती है। वहीं उनकी इस बात को लेकर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने भी समर्थन करते हुए कहा कि इस वक्त सब कुछ सरकार की शह पर किया जा रहा है। अभी देखिए कितनी वीडियोस आनी है, कितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अभी तो सारी वीडियोस पहुंच भी नहीं रही हैं, क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कर्फ्यू जैसा माहौल पुलिस प्रशासन ने कर रखा था। किसी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मियों को पहले ही वो किसी न किसी तरीके से चलता कर देते थे, धमकाकर, चमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, या कुछ भी आने नहीं दिया उनको भी पास। फिर प्राइवेट आदमी के पास मोबाइल नहीं था, तो लेकिन जैसे तैसे किसी न किसी जगह किसी न किसी ने वीडियो बनाई है। तो जो जुल्म, जो ज्यादती उन्होंने की है, उसको हम
देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे साथी समर्थक सभी देख रहे हैं और हम लोग। देखिए, इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जैसे उत्तराखंड प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के शहीदों के प्रदेश के लिए जैसे कल काला दिन था हमारे प्रदेश के लिए, वैसा मैं मानता हूँ लोकतंत्र की हत्या सरेआम शासन प्रशासन ने की, सरकार ने की। लोकतंत्र की हत्या खुलेआम दौड़ा दौड़ा कर, लोगों को गाली देकर, लोगों को पीट करके जैसे सरकार ने की, मैं मानता हूँ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए कल का दिन जो था वो काला दिन था। काशीपुर में एनडी तिवारी, एससी गुड़िया और साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक के दौरान उन्होंने आगामी निकाय चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने वार्ड अध्यक्ष के साथ में वार्डों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की और पार्टी के लिए रणनीति भी बनाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की अहम बैठक रखी गई, जहां पर कांग्रेस का बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। प्रकाश जोशी भी बैठक में मौजूद रहे हैं। ये मीटिंग काशीपुर में रखी गई, जहां पर संगठन को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर संगठन को लगातार मजबूत करने को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। महानगर कमेटी ने भी यहां पर मौके पर पहुंच के बैठकों का आयोजन किया और तमाम कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में बदलाव किया गया है। अब नए कानून के तहत में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए दी गई खबर पर भी एफआईआर लिखी जा सकेगी, यानी कि ईमेल, व्हाट्सएप और साथ ही सीसीटीएनएस पोर्टल के जरिए भी अब एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी। अब घर बैठे भी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। आपको बताते चले कि अगर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो 3 दिन के भीतर पीड़ित को थाने में जाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एफआईआर फर्जी मानी जाएगी। आप देखा होगा, आपने ईएफआईआर की बात की गई है। ईएफआईआर में है कि आप कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपके साथ कोई ऐसा क्राइम हुआ है तो आप उस क्राइम की आप डायरेक्ट सूचना व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से आप एसएचओ को या कहीं पर भी संबंधित विभाग को भेज सकते हैं। इसमें संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी कि उस जो आपको सूचना भेजी गई है उस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर कोई सूचना बहुत ज्यादा, अगर आपको लगती है कि बहुत ज्यादा वैसी तरह की मतलब कोई उसमें हीनियस क्राइम है, तो उसमें तुरंत हमें अपनी तरफ से कार्रवाई करनी होगी। अपनी तरफ उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कई उद्यमियों के साथ में मुलाकात भी की थी, जिसमें कई उद्यमियों ने उत्तराखंड के उद्योग लगाने के साथ ही कई सेक्टर में निवेश पर एमओयू साइन किया था। इसके साथ ही अब जल्द ही उत्तराखंड में एजुकेशन सिटी बनने का रास्ता भी साफ होता नजर आएगा। बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास में लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को एजुकेशन के हब के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेस्टर्स द्वारा भी उत्तराखंड में निवेश के लिए रुचि दिखाई गई, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड में एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम भी हासिल होगा। पहला बात तो ये है कि उत्तराखंड के अंदर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत स्कोप है, क्योंकि उत्तराखंड को एक एजुकेशन स्टेट के रूप में भी पूरे देश के लोग देखते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी मौके हैं जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो जो निवेश हो रहा है उसमें एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने उत्सुकता दिखाई है, तो हम उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग आए और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें की गुणवत्ता बढ़े। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे
स्रोत जो सूख है, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत है, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है। लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा ना फेंकें, ना ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। लंबे समय से लटकते आ रहे नगर निकायों के चुनाव अब सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं। इस अवधि को प्रस्तावित कार्यक्रम हाईकोर्ट को भेजा गया है। सभी को कोर्ट के आदेश पर भी नजर जो है वो टिकी हुई है। इस पर भी कांग्रेस का कहना है कि नगर निकाय चुनाव काफी समय पहले हो जाने चाहिए थे, जबकि प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो भी पूरा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। ऐसे में सरकार की नीयत से साफ लगता है कि वो नगर निकाय के चुनाव तय समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उत्तराखंड में 6 महीने पहले ही निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए थे और हमने तो मांग की थी सरकार से कि तय समय पे निकायों के चुनाव हों, लेकिन हमारे बात को भी सरकार ने अनसुना किया और प्रशासन बिठाने का काम किया। प्रशासकों का कार्यकाल भी 6 महीने का पूरा हो गया, उसके बाद भी तय समय पे चुनाव हुए, फिर से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया। अब फिर कहा जा रहा है कि तय समय पे चुनाव होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार जानबूझ करके निकाय चुनाव को टाल रही है, बार बार निकाय चुनाव से भागने का काम कर रही है। क्योंकि आप निकायों की स्थिति देख लीजिए, कुछ भी विकास के काम वहां नहीं हुए हैं। टनकपुर में आपको बताते चले कि बीते दिनों खनन कारोबारी दीपक सिंह उर्फ बिट्टल, उसी के रिश्तेदार की गोली मारने के मामले को लेकर वहीं पीड़ित खनन व्यापारी की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना टनकपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह राणा ने बताया कि खनन व्यापारी को उसके भतीजे ने तमंचे से गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 8/7/24 को रात्रि में दीपक नामक खनन व्यापारी को उसी के भतीजे द्वारा तमंचे से गोली मार दी गई और जिसमें उनकी पत्नी द्वारा जो है FIR दर्ज की गई है। इसमें धारा 109 351 का 4 49 BNS की धारा लगी हुई है
और जिसमें इस समय जो दीपक है उसका इलाज चल रहा है हायर सेंटर में बरेली में, तथा वो उसका भतीजा फरार है, उसको पकड़ने के लिए धरपकड़। कुंडेश्वरी स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग की नई बिल्डिंग में उप संभागीय अधिकारी विमल पांडे ने अपने स्टाफ और समाजसेवी संस्था खालसा फाउंडेशन के सदस्यों के साथ में पौधारोपण किया है। इस अवसर पर उन्होंने एआरटीओ कार्यालय की नई बिल्डिंग पर काम आखिरी चरण में चल रहा है, क्योंकि विभाग काफी समय से किराए की बिल्डिंग में काम कर रहा है और वहीं कुछ दिनों के बाद में परिवहन विभाग अपनी सरकारी बिल्डिंग में स्थानांतरित हो जाएगा। देखिए, एक तो हमारे को पर्यावरण संरक्षण को लेकर के वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए, जहां मौका मिले, जहां अवसर मिले, जिसे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हमने ये प्लान किया कि इस बरसात में हम अधिकाधिक वृक्षारोपण करें। और फिर हमारा चूंकि नया ऑफिस बन रहा है और कुछ ही समय में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होने जाएंगे, लोग भी आएंगे, तो लोगों को छाया भी मिले, फल भी मिले और एक हरियाली भी मिले, उनको अच्छा माहौल मिले, सुंदरता मिले। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद में एक बार फिर से कलसिया नाले में पानी बढ़ गया है, जिसके चलते कलसिया में नाले के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सूचना मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर लोगों को घरों से दूर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि एसडीएम परितोष वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और साथ ही तहसीलदार सचिन कुमार और उनकी पूरी टीम मौके पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंची है। मौसम विभाग ने नैनीताल जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। जिले में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी भी दी गई है। देखिए, खतरनाक गजरा आते हुए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर इस्पात फैक्ट्री में भट्टी के पास में काम कर रहे 5 मजदूर झुलस गए हैं, जिसमें फैक्ट्री में हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर घायलों का उपचार हुआ है। मामले को लेकर उत्तरांचल इस्पात फैक्ट्री के उप प्रबंधक विनय चौधरी ने बताया कि गर्म भट्टी में अचानक से गीली धातु गिरने से भट्टी से तरल पदार्थ कर्मचारियों पर गिरा है, जिससे 5 कर्मचारी झुलस गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोई बड़ी घटना नहीं है और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा तत्काल घायलों का उपचार भी कराया गया है। दो का थोड़ा पीठ पे लगा है माल छटक के, और 3 नॉर्मल है, कोई ऐसा रूटीन है, इसमें कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं कहेंगे। गर्म भट्टी थी, कुछ गीला कोई पीस उसमें चला गया, मिस हैंडलिंग गई है या ऊपर से गिरा, उसके बाद भट्टी छिल गई तो माल के छिटे लोगों पे आए। तुरंत हमने अपनी एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। खतरे वाली कोई बात नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल कोई चीज ऐसी खतरे वाली नहीं है। उपचार के लिए निकटतम जो भी बेस्ट हॉस्पिटल है, देखिए बताएंगे मेरे एचआर हॉस्पिटल, एचआर वाले जो एचआर में। गदरपुर में कुछ दिन पहले हुई बाइक लूट की घटना का गदरपुर थाना परिसर में आपको बताते चले कि एसपी क्राइम चंद्रशेखर गुड़के ने खुलासा किया है। इस मौके पर बोलते हुए एसपी क्राइम काशीपुर चंद्रशेखर गुड़के ने यह भी कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरी गहनता से जांच शुरू कर दी थी, जिसके चलते पुलिस को ये कामयाबी मिली। पकड़े गए दोनों युवकों पर पहले भी लूट के मुकदमे उत्तर प्रदेश, काशीपुर इत्यादि में दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 बाइक और एक 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद किया है। जुलाई को थाना गदरपुर में हमें सूचना मिली थी, वादी गोविंद कंबोज द्वारा तहरीर प्राप्त हुई थी कि 6 तारीख की रात्रि को यहाँ पे महतोष के पास, खालसा ढाबे के पास जो है, उनके साथ एक घटना हुई लूट की। 2 व्यक्ति बाइक पर आकर उनको तमंचे का धाक दिखाकर, उनको तमंचे का बल प्रयोग कर उनसे जो है मोबाइल फोन, उनकी मोटरसाइकिल तथा कुछ पैसे लूटने की ये सूचना थी। उस पर हमने तुरंत जो है धारा 309/4 BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश पे एसपी काशीपुर तथा सीओ बाजपुर के निकट पर्यवेक्षण में टीमें इनमें लगी हुई थी। थाना गदरपुर तथा एसओजी की संयुक्त टीमों द्वारा लगभग 400 से भी ज्यादा कैमरे खंगालकर टेक्निकल डिटेल तथा मैनुअल मुखबिरी की सहायता।
आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और पत्रकारों ने दीप प्रज्वलित करके किया है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने उपस्थित पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह और सटका पहनाकर सम्मानित किया है। सम्मान पाकर पत्रकार काफी खुश और गदगद नजर आए हैं। इस खास मौके पर प्रधानाचार्य ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में मीडिया देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। किसी भी समस्या का समाधान बिना मीडिया के कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इसलिए मीडिया जगत की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पाने को ही प्रेम कहें जग की ये रीत है। प्रेम का अर्थ समझाएंगी हर्षिका कहना की प्रीत। आपको बताते चले कि हल्द्वानी की हर्षिका की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ उसे प्यार भी हुआ तो सृष्टि के पालनहार कृष्ण भगवान से, और हाँ, उसकी शादी भी उसी पालनहार से हो गई है। जी हाँ, हल्द्वानी के प्रेमपुर लोज ज्ञानी से सटे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से ऐसी ही एक कहानी सामने आई, जहां पर पूरन चंद्र पंत की 21 साल की पुत्री हर्षिका बचपन से ही दिव्यांग है और उसके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता है। उसे अपने दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरों का निर्भर रहना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को दिल से अपना सर्वस्व मान चुकी इस युवती ने वृंदावन से लाई गई श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ 7 जन्मों तक रहने के 7 वचन लिए हैं। ऐसा विवाह करने जा रहे हैं कि किसी इंसान का भगवान से विवाह होने जा रहा है। बाकी इसको हम कलयुग की मीरा की संज्ञा दे सकते हैं इस बालिका को, बहुत ही भक्ति भाव से, और जो उसकी प्रक्रिया है जो हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार ही हम इस कार्य को कर रहे हैं। कुंभ विवाह के साथ कृष्ण विवाह, कृष्ण भगवान को भी हम वृंदावन आप लोग के अंदर कुछ नहीं कहूंगी, हम सब धन्य हो गए हैं। बस हो गया, उसको बचपन से शौक था, उसका शौक के चक्कर में पता नहीं क्या वही है करने वाला। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सोचा नहीं था ऐसा करेंगे और बस हो गया। अपने आप में अपूर्व और बहुत हमारे सनातन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला विवाह है। इसमें हमको ये सीख मिलती है कि हमारी अपनी धर्म के प्रति कितनी आस्था है और हमें ईश्वर के प्रति कितना संबल मिलता है। और विवाह इस तरीके के विवाह अपने आप में एक मोटिवेशन है हमारे समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए। हमारे उत्तराखंड के लिए एक पहला विवाह मेरे ख्याल से है जो इस तरीके का अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हल्द्वानी में मतलब हम लोगों को बहुत उत्साह है। हमारी कॉलोनी में हम लोगों का सौभाग्य है ये कि हम लोगों को इतना बड़ा उत्सव समझिए आप, इसे हम विवाह के रूप में नहीं, एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक कितना बड़ा उत्सव हो रहा है कि कृष्ण भगवान की स्वयं बर बन के हमारी कॉलोनी में आए हैं। और हमारी कन्या है जो ये बहुत मतलब भक्तिभाव वाली है। जब ये 8 साल की थी उस समय से करवा चौथ का व्रत करती थी कृष्ण भगवान के नाम से, और तब से आज तक इसने कृष्ण के अलावा और कोई भगवान को वो किया नहीं। और सुबह शाम जब भी वह कृष्ण, बस कृष्ण ने कहा शादी करूंगी कृष्ण से ही करूंगी, मैं तो मैं शादी नहीं करूंगी, जन्म जन्म तक मैं कुंवारी रहूंगी, ये बोला इसका। तब से कृष्ण के भक्त 8 साल की उम्र में आज तो सपना साकार। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर में स्थित अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैबों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई लैब संचालक अपनी लैबों को बंद कर भागते नजर आए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई के दौरान गुलरघट्टी क्षेत्र में नोबल डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लैब में भारी अनियमितताओं के चलते उन्हें सील कराया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेशित किया गया था कि उत्तराखंड में संचालित सभी पैथोलॉजिकल लैब जो हैं उनका निरीक्षण करके आख्या दी जाए। और इसी क्रम में सीएमओ नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में आज रामनगर में विभिन्न पैथोलॉजी लैबों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लैब में खामियां पाई गई थी, जिनके ऊपर क्रमशः 10-10 हज़ार और 5 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। और एक पैथोलॉजी लैब जो है डॉक्टर अग्रवाल पैथोलॉजी लैब, उसमें सभी प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। और बाकी जो
हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान बवाल हो गया है, जिसमें 8 नामजद समेत 100 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद में हल्का दरोगा और ग्रामीण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।